हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट में। मैं दीपेंद्र आप सभी को आज फाइनली शुरुआत करवाने वाला हूं फंक्शंस। जी हां, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक सब टॉपिक है फंक्शंस, जिसकी हम आज शुरुआत करेंगे। और फंक्शन के थ्रू हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे फंक्शंस, अलग अलग वैरायटी के फंक्शंस, फंक्शंस के ग्राफ्स और उनके डोमेन, उनकी रेंज और उन पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम कंसोलिडेट करेंगे कि आपको फंक्शन बहुत अच्छे से समझ आए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई होप यू नो दैट मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा मॉड्यूल है, एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको आईआईटी जेईई नीट में या अदर इन सारे कोर्सेज जो भी मैग्नेट ब्रेन्स रन करता है, इन सब के प्रोग्राम, सारे वीडियो लेक्चर, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो एट मैग्नेट ब्रेन्स आपका जो है आईआईटी जेईई मॉड्यूल है, एट दिस मॉड्यूल, इन दिस मॉड्यूल वी इंश्योर कि आपको हर टॉपिक के प्रॉपर, हर चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशंस मिले, वीडियो लेक्चर्स मिले, और अलॉन्ग विद दैट उन वीडियो लेक्चर्स के इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स के साथ हम इंश्योर करते हैं कि आपको काफ़ी सारी डीपीपीस और उन डीपीपीस के वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाए जाएं। ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। अलॉन्ग विद दैट हम इंश्योर करते हैं कि हम कोशिश करें कि मिनिमम 500 क्वेश्चंस हम हर चैप्टर पर सॉल्व करें, ताकि कोई भी चीज़ ना छूटे और आपकी तैयारी एक बहुत बेहतरीन तरीके से करवाई जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, वी इंश्योर कि हम पास्ट ईयर्स के आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, सो दैट आपको एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम की स्ट्रैटेजी समझ आए कि एग्जाम का बेसिक साइकी क्या होता है क्वेश्चंस को इंपोर्ट करने को लेकर। एंड येस, अलॉन्ग विद दैट विल कीप कंडक्टिंग लाइव लेक्चर्स, लाइव सेशंस, डाउट सॉल्विंग, क्लैरिफिकेशन। यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आस्क मी योर डाउट करके एक लिंक आपको दिखेगा, वहाँ पर आप क्लिक करके अपने सारे डाउट्स मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं और उन डाउट्स को हम एक साथ एक्यूमुलेट करके एक लाइव लेक्चर में सारे डाउट्स आपके एक साथ एड्रेस करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड येस, वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, तो आपको वीकली चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी हर चैप्टर की अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं और अपना स्टैंड एसेस कर सकते हैं कि आप फाइनली कहाँ पहुँचे हैं और आपकी तैयारी कैसी है, ये भी आप एनालाइज कर सकते हैं। एंड येस, आपको वक्त वक्त पर टाइमली हम आकर एग्जाम को लेकर गाइडेंस, टाइम टेबल, शेड्यूलिंग को लेकर, स्ट्रेस को लेकर और हर वो चीज़ जो ज़रूरी है आपको जानने के लिए अपडेटेड करते रहेंगे। कुछ और वीडियोस हम बनाते रहेंगे अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक वीडियोस। एंड येस, विल कीप कमिंग टाइमली लाइव और आपको और भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ें आपसे डिस्कस करते रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड येस, फाइनली वन शॉट हर चैप्टर का रिवीजन, तो चैप्टर के कंप्लीट हो जाने पर उस चैप्टर का एक कंप्लीट वन शॉट रिवीजन, यानी कि उस चैप्टर की पूरी डिटेल, पूरी इंफॉर्मेशन एक बार और कंप्लीट वन शॉट रिवीजन के साथ भी इंश्योर की जाएगी कि आपको करवाई जाए। एंड येस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो जी हाँ, आपकी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी को आप और बेहतर बना सकते हैं इन मॉक्स के थ्रू, इन एग्जाम्स के थ्रू, ताकि आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर पाएं। चलिए, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं क्लास। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम शुरुआत करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन को समझने को लेकर। चलिए, आई होप आपने डीपीपी का सोल्यूशन देख रखा है, प्रॉपर्टीज इन ऑपरेशंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डीपीपी सोल्यूशन जो हमने बनाया है। अब शुरुआत करते हैं फंक्शन की, क्योंकि डीपीपी का सोल्यूशन इसलिए आपके लिए देखना जरूरी है क्योंकि जब आप डीपीपी सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते वक्त आपके पास अपनी अप्रोचेज होंगी। तो जब टीचर के थ्रू आप सीखते हैं तो हो सकता है शायद आपका टीचर आपको कुछ बेहतर तरीके, बेहतर टेक्निक्स और बेहतर पर्सपेक्टिव भी दे सके उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को लेकर। चलिए, तो फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन से पहले, जैसा हमारा शुरू से आइडिया या शुरू से थॉट रहा है कि पहले हम एग्जाम्पल से चीज़ों को समझेंगे। जब हम एग्जाम्पल से चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें क्लियर होने के बाद उसकी डेफिनेशन से उसे वेरीफाई करना या वैलिडेट करना आसान होगा। आप हमेशा याद रखिए, डेफिनेशंस के बजाय एग्जाम्पल से आपको और बेहतर समझ आता है। तो पहले जल्दी से एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू फंक्शन की डिटेल्स हम समझना शुरू करेंगे। तो चलिए, फंक्शन के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। फंक्शन इज बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल काइंड ऑफ अ रिलेशन। मतलब रिलेशन, आई होप आपको समझ आ चुका है रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स। अगर एक सेट हमारे पास ए है, आई होप यू नो दैट, और अगर एक सेट बी है और सेट ए से सेट बी में कुछ एलिमेंट्स डिफाइन किए गए, मतलब सेट ए से सेट बी में, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, और इनकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं मैपिंग करता हूँ, दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन। आई होप आपको रिलेशन पता है कि ए और बी का मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, उसमें से कोई सा भी एक सबसेट उठा लिया जाए, उसमें से कोई सा भी एक सबसेट जो आप उठाएंगे, दैट विल बी अ यूनिक रिलेशन। तो ऐसे बहुत सारे, रादर 2 to the power m into n, मतलब अगर a में m एलिमेंट्स हैं और b सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b में m क्रॉस n एलिमेंट्स होंगे। तो a क्रॉस b के जो टोटल सबसेट्स बनेंगे, a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, विल बी 2 to the power m into n। तो इतने सारे रिलेशंस एक a सेट b से सेट b में आप बना सकते हैं। वेल,
पॉइंट ये है, बड़ी आसान सी बात मैं कहने जा रहा हूँ, मैं बड़ी आसान सी बात ये कहने जा रहा हूँ कि रिलेशन और फंक्शंस में डिफरेंस क्या है। तो मैं ये शुरुआत से कहना चाह रहा हूँ कि फंक्शन एक स्पेशल कैटेगरी का रिलेशन, मतलब रिलेशन ही फंक्शन है, बस रिलेशन में कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट्स, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस अप्लाई कर दी जाएं, कुछ और उसमें केसेस बना दिए जाएं, तो फाइनली वो रिलेशन और रिफाइन हो जाता है और फिर उस कैटेगरी के रिलेशन को हम कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शंस होते रिलेशन ही है बट स्पेशल कैटेगरी के, मतलब उनमें कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं। तो वो कंडीशंस क्या है उन्हें समझते हैं क्लास। मान लो हमारे पास है सेट ए, है ना, ये रहा आपका सेट ए, और यहाँ पर आपके पास है लेट्स से सेट बी। जैसे अभी तक हम रिलेशंस को आर से डिनोट करते आ रहे थे, फंक्शंस को हम स्मॉल एफ, स्मॉल एच, स्मॉल जी जनरली इन लेटर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, एंड मोस्ट यूजुअली और मोस्ट कॉमनली हम फंक्शन को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो जैसे अभी तक हमने रिलेशंस को देखा एफ से, आर से, हम फंक्शन को देखेंगे एफ से। सो दिस इज हाउ यू जनरली राइट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। वेल, ये जो सेट ए है जनरली इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ये कन्वेंशन है, ये जनरल ट्रेडिशंस हैं, मतलब ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा सेट है जिसमें सारी वैल्यूज को हम स्मॉल एक्स से डिनोट किया करते हैं। और अगर ये सेट बी है तो इसकी हम सारी वैल्यूज को स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं, या फिर हम इसे एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं। ये क्या बातें हैं आपको धीरे धीरे समझ आने लगेंगी, तो चिंता मत करना, बहुत डिटेल में हम समझेंगे। सो एक्स की सारी वैल्यूज यहाँ आती हैं, वो वैल्यूज जब आप फंक्शन में पास करते हैं तो वाई की वैल्यूज जनरेट होती हैं, और वो सारी वाई की वैल्यूज हम यहाँ लिखते हैं। सबसे पहली बात, क्या आपको इतना समझ आया? मतलब सारे ए सेट के जो डोमेन सेट, आई होप यू रिमेंबर, हम रिलेशन में कहा करते थे ये जो सेट होता है, ये सेट हमारा डोमेन सेट होता है, और ये जो सेट होता है ये हमारा रेंज सेट होता है। क्या आपको ये बातें याद है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हमारी आएंगी, यहाँ पर जितनी भी हमारी वैल्यूज आएंगी, ये सारी विल बी कॉल्ड द डोमेन। सो ये हमारा सेट जो है इसे हम कहेंगे भाई दिस विल बी द डोमेन सेट, राइट। ये हमारा जो सेट है दिस इज द डोमेन सेट। सिमिलरली ये वाला जो सेट है आप इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आप इसे कहते हैं कोडोमेन। तो ये वाला जो सेट होगा इसे आप कहेंगे कोडोमेन सेट, राइट। ये जो सेट है आपका दैट इज कॉल्ड द कोडोमेन सेट। ये रेंज मतलब डोमेन और कोडोमेन जैसा रिलेशन में रहा करता था वैसा ही फंक्शन में रहता है। अभी फिलहाल तक तो चीज़ें काफ़ी हद तक सेम है। अब मान लेते हैं मैं फंक्शन को एक तरीके से समझाने जा रहा हूँ तुम्हें, है ना। तो लेट्स से एक सिनेरियो ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। लेट्स से कुछ एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? मान लेते हैं एक एलिमेंट हो सकता है लेट्स से -1, है ना। मैं शुरुआत करता हूँ, लेट्स से एक एलिमेंट हो सकता है लेट्स से -1, है ना। एक एलिमेंट हो सकता है लेट्स से -2, मेरे पास हो सकता है लेट्स से 0। यहाँ पे एक एलिमेंट होगा लेट्स से +1, और एक एलिमेंट होगा लेट्स से 2। यहाँ पे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं सेट बी की तरफ जा रहा हूँ। सेट बी में भी मान लेते हैं हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। जैसे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं क्लास लेट्स से 0, है ना। फिर हो सकता है शायद सर कुछ हो 1, या फिर हो सकता है सर लेट्स से कुछ हो हमारे पास एक एलिमेंट 4, या फिर हमारे पास कुछ एलिमेंट हो लेट्स से 2 और एक एलिमेंट हो लेट्स से 3। तो मैंने सेट बी में यानी हमारे कोडोमेन सेट में भी कुछ एलिमेंट्स असाइन किए हैं। अब मैं एक कंस्ट्रेंट, एक कंडीशन, एक डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ। मतलब फंक्शंस जनरली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू डिफाइंड होते हैं। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कोई मैथमेटिकल कंडीशन आप पुट करते हैं और उस बेसिस पे आप फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो मान लो मैं थोड़ी देर के लिए कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ दैट जो फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन है, वो जो फंक्शन आप ले रहे हो वो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। सो दैट्स योर फंक्शन। आई होप आपको समझ आया। मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ। तो हमारा फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। सो जो आपका f ऑफ x एक फंक्शन है, ये जो आप अप्लाई कर रहे हो, दिस फंक्शन इज नोन एज, इसे हम यहीं पर लिख देंगे बहुत जल्दी से। सो दिस फंक्शन वी आर डिफाइनिंग एज f ऑफ x, और f ऑफ x की डेफिनेशन जो मैं दे दे रहा हूँ वो है x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का मतलब ये है कि f ऑफ x क्या होता है भाई? वो होता है y। तो आप लिख रहे हो सर y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। यानी इसका मतलब है कि यहाँ से आप x की वैल्यू उठाओगे, वो यहाँ रखोगे, जो वैल्यू आएगी, जो x का स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी y की वैल्यू, और वो आप यहाँ पर मैच करेंगे। क्या आपको इतनी बातें समझ आ रही हैं? चलिए मैं कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रादर अब एक फंक्शन पे आ चुका हूँ। ऑल्दो मैं फंक्शन की डिटेल्स में जाने वाला हूँ थोड़ी देर में, और बताने वाला हूँ कि फंक्शन में वो क्या क्या खास बातें होती हैं जो फंक्शन को रिलेशन से सेग्रीगेट करती हैं, उन्हीं पर हम आने वाले हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, अगर मैं -1 के लिए ट्राई करता हूँ तो मुझे जल्दी से बताओ -1 के लिए क्या वैल्यू मिलने वाली है क्लास? -1 जब यहाँ रखा तो -1 का स्क्वायर +1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? +1। तो -1 की मैपिंग कोडोमेन के 1 के साथ हमने की है। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हम करने वाले हैं। जैसे अगला एलिमेंट जो हमें मिलता है वो मिलता है -2। जब मैं -2 x की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो हो जाता है -2 का स्क्वायर दैट इज +4। तो -2 का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी +4, यानी -2 की मैपिंग +4 से हम करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है।
अगली चीज़ अगर मैं देखूँ तो मैं 0 रखता हूँ, तो अगर मैं 0 या x की जगह रखता हूँ तो 0 का स्क्वायर 0, तो y की वैल्यू जो आएगी वो होगी 0, तो ये 0 यहाँ चले जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 का स्क्वायर वापस क्या होता है क्लास 1, तो इसकी मैपिंग वापस 1 पर होती है। यानी मुझे एक नई चीज़ देखने को मिली। नई चीज़ क्या देखने को मिली स्टूडेंट्स, कि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो -1 से 1 की मैपिंग भी हो रही है और +1 से भी 1 की मैपिंग हो रही है। सो यस, इट इज़ परफेक्टली अलाउड एज फार एज अ फंक्शन इज कंसिडर्ड। ऑल्दो इन बारीकियों को, इन डिटेल को हम समझेंगे, अभी बस मैं एक एक्सप्रेशन कैसे फंक्शन में कन्वर्ट होता है वो बातें आपको दिखाना या डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। तो बने रहिए, बस समझते रहिए और ध्यान से चीज़ें देखिएगा क्लास। मैं अगली प्रॉपर्टी समझूँ तो मुझे 2 दिख रहा है। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर मैंने ये 2 देखा तो 2 का स्क्वायर भी होता है 4, तो यहाँ पर ये 2 और ये -2 दोनों किससे मैप्ड होंगे क्लास, 4 से। यानी अगर मैं 4 की प्री इमेज देखूँ, प्री इमेज क्या था स्टूडेंट्स, अगर को डोमेन में कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट की डोमेन के किन एलिमेंट से लिंकिंग है, मतलब 4 की अगर मैं आपसे प्री इमेज पूछूं कि 4 किन से लिंक्ड है तो मैं कहूंगा वो -2 और 2 है। तो अभी तक हमने जो चीज़ें सीखी, यस ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करती हैं, क्योंकि फंक्शन में 2 परिभाषाएं बड़ी इंपॉर्टेंट सी होती हैं। फंक्शन की 2 परिभाषाएं बड़ी इंपॉर्टेंट सी क्या होती हैं हम वो समझने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना क्लास, अब मैं पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो फंक्शन का है वो रिवील करने वाला हूँ। फंक्शन की पहली कंडीशन ये होती है कि सर जो भी डोमेन सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, डोमेन सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज को डोमेन में होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट होता है लेट्स से 3, और अगर मैं देखूँ तो 3 अगर यहाँ रखा तो 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन क्या मुझे यहाँ पर 9 दिख रहा है, मान लो को डोमेन में 9 मौजूद ही नहीं है, तो क्या मैं इस 3 की यहाँ पर को डोमेन के साथ मैपिंग कर पा रहा हूँ, नहीं, मैं 3 को मैप नहीं कर पा रहा हूँ को डोमेन के किसी भी एलिमेंट के साथ। मतलब वो चाहे कोई भी रीज़न हो, मतलब रीज़न हो कि 3 यहाँ पे फिट नहीं हो पा रहा है, मान लो वैसे तो हो जा रहा है, या फिर ये रीज़न हो कि यहाँ पे 3 के लिए स्क्वायर करने पे जो वैल्यू आती है, यानी y की जो वैल्यू आती है विच इज़ 9, वो 9 मुझे यहाँ नहीं मिल रही है, कोई भी रीज़न हो, रीज़न कुछ भी हो, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि क्या कोई एलिमेंट यहाँ पर खाली रह गया, क्या कोई एलिमेंट यहाँ पर छूट गया जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर को डोमेन से लिंक या मैप नहीं कर पाए। अगर ऐसा हुआ तो आप कहेंगे कि हाँ सर ये जो रिलेशन है ये अब सिर्फ एक रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि आपने फंक्शन की एक कंडीशन को वायलेट किया। फंक्शन की पहली कंडीशन स्टूडेंट्स, फंक्शन की पहली कंडीशन कि सारे एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे डोमेन सेट के, उन सब की एक यूनिक इमेज y में यानी को डोमेन में होनी चाहिए। क्या आपको ये लाइन समझ आई? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ए जो सेट था वो हमारा डोमेन सेट था, बी जो सेट था वो को डोमेन सेट था, तो ए के सारे एलिमेंट्स की बी के एलिमेंट से यूनिकली मैपिंग होनी चाहिए, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्लास, ये बहुत काम आएगी। तो अगर फंक्शन की पहली कंडीशन क्लियर होती है तो दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है, वो पहली कंडीशन में ही लिखी हुई थी, बस आपने ध्यान नहीं दिया जब मैंने कहा कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो कितनी इमेज होनी चाहिए क्लास? यूनिक। यूनिक यानी एग्जैक्टली एंड ओनली 1, मतलब कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा के साथ मैप नहीं हो सकता। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप कंफ्यूज होने वाले हैं। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो डोमेन में एलिमेंट्स हैं उसमें किसी भी एलिमेंट की y के एलिमेंट से, सिर्फ y का जो एलिमेंट है, जो को डोमेन का एलिमेंट है, उसके किसी एक ही एलिमेंट से मैपिंग होनी चाहिए। को डोमेन में मल्टीपल एलिमेंट से x के किसी एक की लिंकिंग पॉसिबल नहीं है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वापस आप फंक्शन की कंडीशन वायलेट कर रहे हैं और वो फिर सिर्फ रिलेशन रह जाएगा, वो फंक्शन नहीं बनेगा। मैं क्या कह रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। मैं कह रहा हूँ मान लो थोड़ी देर के लिए ये एक्स स्क्वायर हम अप्लाई नहीं करते, हम एक्स स्क्वायर अप्लाई नहीं करते, कुछ ना कुछ फंक्शन होता, और मान लो किसी वजह से कोई एक मेंबर की एक के बजाय कुछ और वैल्यू भी होती, मतलब मान लो ऐसा लिखा होता, थोड़ी देर के लिए वो समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ कि मान लो ऐसा लिखा होता y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। उस केस में मैपिंग बहुत बदल जाती, उस केस में मैपिंग बहुत हद तक बदल जाती और बहुत सारी चीज़ें बदल जाती। मतलब मैपिंग ऐसे कुछ बदल जाती कि सर -1 1 के लिए भी हो रहा है और -1 -1 के लिए भी हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट होता मान लो -1, तो ये -1 की -1 से भी मैपिंग हो रही होती अगर वहाँ पे y स्क्वायर लिखा होता तो। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कुछ कंडीशंस ऐसी होती, मान लो एक रिलेशन ऐसा होता, मैं ऐसा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, कोई और तरह का रिलेशन होता, और वो रिलेशन मान लो कुछ ऐसा होता है कि ये 2 3 से भी लिंक्ड है। मतलब ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और सोचो कि ये जो 2 है ये 4 से भी लिंक्ड है और ये 2 3 से भी लिंक्ड है। तो प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम इतनी सी है कि सर आपने जो ये 2 है ना, इस 2 की यूनिक इमेज नहीं रहने दी, इस 2 की आपने यूनिक यानी एक से ज़्यादा इमेज बना दी। कैसे? देखो ज़रा, 2 को 4 से भी लिंक किया और 2 को 3 से भी लिंक किया, तो मुझे 2 की
एक से ज़्यादा इमेज मिल रही हैं, और अगर किसी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज मिले, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज चाहिए और सारे एलिमेंट्स की चाहिए, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ही वो फंक्शन है। मतलब अगर 2 की इमेज 4 भी है और 2 की इमेज 3 भी है, तो 2 की यूनिक इमेज कहाँ रही? 2 की तो इमेजेस ज़्यादा हो गई ना, एक से ज़्यादा हो गई, और वो केस भी फंक्शन का वायलेशन है। मतलब सर ऐसा तो फिर यहाँ भी कर रहे हो आप तो देखो ना सर, -1 और 1 दोनों 1 को प्लॉट कर रहे हैं, तो -1 की इमेज भी 1 है, 1 की इमेज भी 1 है, तो आप समझो बात को, यहाँ पे यूनिक इमेज है, यहाँ पे आपने कंडीशन वायलेट नहीं की। मतलब मेनी टू 1 चलता है, मेनी टू 1 इसलिए चलता है क्योंकि समझो -1 का स्क्वायर 1 +1 का स्क्वायर 1, इसका ये मतलब है कि -1 की इमेज देखो तो 1 ही तो है सर, +1 की इमेज भी तो 1 ही है, पर हाँ इन दोनों की इमेज यूनिक है ना। मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इस 1 की इमेज इस 1 के अलावा कुछ और भी है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। और मैंने प्री इमेज पे तो बात की ही नहीं ना, मैंने तो ये थोड़ी बोला है कि सर कोर डोमेन के किसी एलिमेंट की भी यूनिक इमेज होनी चाहिए, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। मैं तो आपसे बड़ी आसान सी बात कह रहा हूँ। बड़ी आसान सी क्या बात है स्टूडेंट्स, कि अगर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है तो पहली बात तो उस एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और हर उस एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए जो डोमेन में एग्जिस्ट करता है, और वो इमेज यूनिक होनी चाहिए। मतलब यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है कि -1 और 1 की सेम इमेज होना अलाउड है, ये स्टिल फंक्शन को फॉलो कर रहा है, ये स्टिल एक फंक्शन है। बट एक ही प्रॉब्लम है, अगर ऐसा हो जाता कि इस 0 की मान लो 0 के अलावा एक और इमेज होती, मान लो -1, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन की कंडीशन का वायलेशन है, क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अभी फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई भी रिलेशन ये 2 कंडीशंस फुलफिल करता है तो बेशक हम उसे एक फंक्शन कहते हैं। क्या आपको फंक्शन समझ आया? आई होप आपको फंक्शन को लेकर थोड़ी बहुत क्लैरिटी डेवलप हुई। मैं थोड़ी और चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ क्लास। किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है सर कि देखो सर ये 2 और ये 3 तो बेचारे खाली रह गए, आपने इनकी तो किसी से मैपिंग ही नहीं की, तो फंक्शन की डेफिनेशन में ऐसा कुछ है भी नहीं, कैसा कुछ नहीं है कि सर कोर डोमेन के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होनी चाहिए, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मतलब ज़रूरी सिर्फ इतना है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होनी चाहिए। कोर डोमेन में कुछ छूट भी जाए तो भी चलेगा। कोर डोमेन में बस ये इंश्योर करना है कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस यूनिक हैं। मतलब ऐसा ना हो कि -2 को हम 4 से तो लिंक कर ही रहे हैं, -4 से भी लिंक कर दिया तो -2 की फिर यूनिक इमेज नहीं रहेंगी। आई होप आपको फंक्शन की ये बारीक सी, बहुत बेसिक सी, बहुत स्टैंडर्ड सिंपल सी डेफिनेशन समझ आ रही है। जल्दी से थोड़ा और कंसोलिडेट करते हैं इसे इसकी डेफिनेशन के थ्रू। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। तो वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स फंक्शन के बारे में? वो कह रहा है कि x और y दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। वही x और y जो हमने लिखे थे, स्मॉल x और स्मॉल y, जो हमने कैपिटल A और कैपिटल B लिखे थे, वो इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैपिटल X और कैपिटल Y है। फिर वो क्या कह रहा है? अ फंक्शन f ऑफ x इंटू वाई, मतलब जब हम कहते हैं ना रिलेशन फ्रॉम x, रिलेशन फ्रॉम a टू b, रिलेशन फ्रॉम सेट a टू b, तो यहाँ पे कहता है फंक्शन फ्रॉम x टू y, मतलब फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम x टू y, मतलब x पे एक फंक्शन अप्लाई किया है जो किसको रिटर्न कर रहा है? y को। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, जनरली इसका जो नोशन होता है वो होता है f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये भी एक तरीका है। सो फंक्शन f ऑफ x विच इज़ y इज रिटर्न समवॉट लाइक दिस। अब वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स आगे? विच इज़ रिटर्न समवॉट लाइक दिस। तो ये एक तरीका है, जैसे हम रिलेशन लिखा करते थे तो x से y में ये फंक्शन, यानी फंक्शन अप्लाई करेंगे जो भी इस फंक्शन की डेफिनेशन होगी सेट x से सेट y में, तो सेट x आपका डोमेन सेट होगा और सेट y आपका को डोमेन सेट होगा। आई होप आपको ये सारी बातें याद आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फिर वो क्या कह रहा है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x एग्जिस्ट, मतलब x की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है। मान लो यहाँ पे x की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए ये एक्सप्रेशन x² एग्जिस्ट करता है, वो सारी वैल्यूज की वो बात कर रहा है। दे आर कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब मैंने यहाँ पे इसका डोमेन यहीं तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, मैंने बोला था -1 -2 0 +1 +2। तो इन 5 वैल्यू के लिए x² के अंदर अगर मैं x की वैल्यू ये रखूं तो हाँ x² डिफाइन होता है, x² परिभाषित होता है, x² को मैं कुछ निकाल सकता हूँ, कुछ वैल्यू डिराइव कर सकता हूँ। तो ऐसे केस में मैं कहूँगा कि -1 -2 0 1 और 2 ये जो सारी वैल्यूज हैं दे आर कॉल्ड द डोमेन। मतलब इन शॉर्ट आपका जो फंक्शन है उसमें x की जो भी वैल्यूज आप रख सकते हो, जो भी वैल्यू रखना आपको अलाउड है, वो x की सारी वैल्यूज को हम कहते हैं डोमेन।
ऐसा ही कुछ हमने रिलेशन में भी पढ़ा था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो वो क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज, द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज। इनपुट और आउटपुट का मतलब है स्टूडेंट्स, इनपुट और आउटपुट का मतलब है कि ये जो सारी वैल्यूज आप पास कर रहे हो दे आर कॉल्ड द इनपुट वैल्यूज। और जब इनको पास किया जाता है, जब एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह में इनको रखता हूं तो कुछ जनरेट होता है, कुछ क्रिएट होता है, ये सारी वैल्यूज। और ये सारी जो वैल्यूज क्रिएट हो रही हैं दे आर कॉल्ड द वैल्यूज ऑफ वाई। तो वाई की जो जो पॉसिबल वैल्यूज बन सकती है दैट इज कॉल्ड द रेंज। सर आपने तो कोडोमेन पढ़ाया है, ये रेंज क्या होता है? रेंज बहुत बेसिक सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है क्लास। कोडोमेन मतलब क्या क्या हो सकता है वो कुछ डिफाइन करके दे देगा कि वाई जो सेट है वो ये सेट है। पर जब आप x की अलग अलग वैल्यूज ट्राई करोगे तो उनको रखने पर y की जो जो वैल्यूज बन सकती हैं उसे हम कहते हैं रेंज। मतलब उसने बोला कि आपके कोडोमेन में 3 और 2 भी रख दिया, मतलब ओवरऑल आपका y सेट है। लेकिन जो ये सेट b था, इसमें हमने जब x की वैल्यूज ट्राई की इस फंक्शन पे, तो आपकी वैल्यूज जो क्रिएट होकर आ रही है वो सिर्फ 3 ही आ रही है। कौन कौन सी? 0, 1 एंड 4। तो ये जो 3 वैल्यूज आ रही हैं स्टूडेंट्स, ये 0, 1 एंड 4, दिस सेट, ये जो 0, 1 एंड 4 का है जो सेट है, दिस सेट इज कॉल्ड, ये वाला जो सेट है, दिस सेट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या आपको बहुत बेसिक सी बात समझ आ रही है कि सर जो आप x की सारी वैल्यूज ट्राई कर पा रहे हो वो क्या होंगी? डोमेन। और जो आप y की सारी वैल्यूज एज एन आउटपुट अचीव कर पा रहे हो दैट इज कॉल्ड द रेंज। मतलब इस फंक्शन का अगर कोई मुझसे डोमेन पूछे, मुझसे कोई पूछे कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स क्या है भाई, वो होगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड ये डोमेन कैसे आ रहा है? और रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स? अगर मैं रेंज सेट डिफाइन करना चाहूँ, ये तो हमारा था डोमेन, और अगर मैं रेंज डिफाइन करना चाहूँ तो रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स? जो आउटपुट आ रहा है। अब रेंज में 2 और 3 इंक्लूड नहीं करेंगे, रेंज में सिर्फ इनकी वैल्यूज रखने पर कौन कौन सी वैल्यूज जनरेट हो रही हैं। तो मैं कहूँगा सर 3 वैल्यूज बन रही हैं, कौन कौन सी? 0, 1 और 4। तो ये 3 वैल्यूज क्रिएट हो रही हैं और इन 3 वैल्यूज को हम कहते हैं रेंज। आई होप आपको फंक्शन, डोमेन और रेंज, ये 3 बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हुई। और क्या आपको ये समझ आया कि एक फंक्शन कब होता है, मतलब एक फंक्शन रिलेशन कब होता है? जल्दी से समझते हैं। फंक्शन रिलेशन मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, एक रिलेशन फंक्शन कब होता है स्टूडेंट्स? एक रिलेशन फंक्शन तब होता है जब फंक्शन के डोमेन में सारे एलिमेंट्स की इमेजेस यूनिकली डिफाइंड हो। बस ये कंडीशन फॉलो करिए, बाकी सब कुछ सॉर्टेड रहता है। चलिए थोड़ा और ध्यान से समझते हैं क्लास, थोड़ी और चीज़ें समझते हैं। आई होप आपको फंक्शंस डोमेन और को डोमेन एंड रेंज में कोई डाउट नहीं है। हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से समझा। ये सारी वैल्यूज़ डोमेन, ये सारा सेट को डोमेन, और इसमें से ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये जिनके लिए आउटपुट क्रिएट हो रहा है, मतलब ये डोमेन की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए आउटपुट क्रिएट हो रहा है, जैसे 0, 1, 4, दैट्स कॉल्ड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अगर यहाँ तक समझ आया तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। वो कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, x is the domain of the function, fx is the range of the function। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि x जो होता है वो डोमेन होता है और f of x जो होता है वो होती है रेंज ऑफ द फंक्शन। फिर वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? एंड y is called the co-domain of the function। तो 3 बातें कह रहा है वो, आपको समझ आया ना? हमने 3 सेट्स देखे थे क्लास। ये था आपका सेट x, यहाँ पे आपने एक फंक्शन अप्लाई किया था, और यहाँ पे बन रहा था आपका सेट y, है ना? फिर सेट x की कुछ वैल्यूज़ की कहीं ना किसी से मैपिंग हो रही थी, तो जिन पर वो मैपिंग हो रही थी ये सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ये होती हैं रेंज, है ना? ये जो y सेट होता है हमारा, इस y सेट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज कॉल्ड द कोडोमेन। ये डिफरेंस आपको समझ आना ज़रूरी है। अगर ये डिफरेंस आपको पता रहेगा तो ही आप पता कर पाएंगे कि एक्चुअली कोडोमेन, रेंज और डोमेन क्या होते हैं। अगर ये डिफरेंस नहीं पता है तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है। तो याद रखिएगा को डोमेन और रेंज में क्या फ़र्क होता है। और अगर आप इमेजेस देख पा रहे हो तो क्या मैं एक छोटी सी बात कह सकता हूँ, एक छोटा सा कंक्लूजन बस मेरा करने का मन हो रहा है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या स्टूडेंट्स की जो रेंज होता है सर वो सबसेट होता है को डोमेन का। क्या आपको ये लाइन क्लियर हुई? मैं बड़ी सिंपल सी, बड़ी आसान सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सर रेंज हमेशा कोडोमेन के अंदर ही होगा ना। सर कभी कभी ऐसा होगा किस्मत से कि जितना कोडोमेन होगा उतनी ही रेंज होगी, मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली नहीं छूटेगा जिसकी प्री इमेज मुझे डोमेन में ना मिल रही हो। तो कभी कभी ऐसा होगा कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस मिल जाएंगी, तो पूरा का पूरा कोडोमेन रेंज हो जाएगा। बट रेंज कभी कोडोमेन के बाहर नहीं जाएगा। रेंज हमेशा कोडोमेन से छोटा या उसके इक्वल ही होगा, यानी रेंज कोडोमेन का छोटा भाई है। तो आप हमेशा कह सकते हो स्टूडेंट्स कि ये जो रेंज है, ये जो रेंज होती है सर, ये हमेशा सबसेट होती है। किसका स्टूडेंट्स? वो सबसेट होती है कोडोमेन का।
आई होप आप ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे और आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत इजीली समझ आ रही हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट सी बात कर रहा है वो, देखो उसने खुद कह दिया, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बात पता नहीं क्यों वो बाय डिफॉल्ट फॉलो हो गई कि द रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो आई होप ये लाइन आपको दिख रही है कि रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। आई होप आप नोट्स बनाते चल रहे हैं, प्रॉपर्ली इन्हें लिख रहे हैं और हर चीज़ को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर रहे हैं। अवॉइड टेकिंग स्क्रीनशॉट्स, आप नोट्स बनाइए प्रॉपर, उनसे आपको ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा क्योंकि वो आपके खुद के नोट्स होंगे बनाए हुए, ना कि स्क्रीनशॉट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। फिर वो क्या कह रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कह रहा है वो, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। जो टर्मिनोलॉजीज में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आगे जाके वर्ड यूज़ करूँगा कि देखो ये इसकी इमेज है, ये इसकी प्री इमेज है, ये इसकी मैपिंग है। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना ज़रूरी है। आपको पता होना ज़रूरी है कि इन शब्दों के क्या मतलब हैं। जैसे यहाँ पर वो क्या कह रहा है, fx is also called the image of x under f, यानी यहाँ पे जब हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये 1 क्या है स्टूडेंट्स, ये जो 1 था ये -1 का इमेज था। यानी मैं कैसे कहूँगा इसे मैथमेटिकली, दैट दिस वन इज द इमेज ऑफ -1 अंडर द फंक्शन x स्क्वायर, अंडर द फंक्शन f ऑफ x। मतलब f ऑफ x फंक्शन के अकॉर्डिंग ये जो 1 हुआ ये इमेज होगी -1 की। एंड उल्टा मतलब अगर कोई पूछे कि f ऑफ x के अकॉर्डिंग ये जो -1 है वो इस 1 का प्री इमेज है। दो बातें क्लास, -1 का 1 इमेज है और -1 का प्री इमेज है। किसके अंडर, उस फंक्शन f ऑफ x के अंदर। और वो फंक्शन f ऑफ x फिलहाल क्या था क्लास, x स्क्वायर। बाय द वे अगर मुझसे कोई पूछे कि इस 1 की क्या एक ही प्री इमेज है, नहीं सर, इस 1 की 2 प्री इमेजेस हैं, एक -1 और एक 1। तो हाँ प्री इमेजेस मल्टीपल हो सकती हैं बट इमेज तो यूनिक ही होनी चाहिए। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, अगर डोमेन आपका सेट है, अगर डोमेन आपका सेट है तो डोमेन सेट के अंदर हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आई होप यहाँ तक पूरी डेफिनेशन समझ आ रही है। और वो आगे यही बात कह रहा है कि जो इमेज होती है, इमेज क्या होती है स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं इन्हें कहते हैं इमेज इन वैल्यूज़ की, किसके अंडर, फंक्शन f के अंदर। और उल्टा मतलब अगर मैं प्री इमेज पूछूँ तो प्री इमेज क्या होती है क्लास, इन वैल्यूज़ की ये जो वैल्यूज़ हैं ये होती है प्री इमेज, किस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज़ें और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ की पॉइंट्स मैं चाहूँगा कि अभी तक जो सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है आप इन की पॉइंट्स को देखें और समझें, फिर हम इन्हें साथ में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये की पॉइंट्स वही की पॉइंट्स हैं जो अभी तक मैं आपको फंक्शंस के डेफिनेशन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जल्दी से इन की पॉइंट्स को पढ़िए स्टूडेंट्स। आई होप आपने स्लाइड देखी और इसमें समझा चीज़ों को। जल्दी से शुरुआत करते हैं क्लास। पहला पॉइंट पढ़ने से पहले इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। क्या ये एक्सप्रेशन का आपको मतलब अब रीड करते आने लगा है? हमने शुरुआत से समझाई क्लास, ये जो x है दिस इज योर डोमेन, ये जो y है दैट्स योर कोडोमेन। और जब डोमेन की वैल्यूज़ को फंक्शन f में पास किया जाएगा तो कोडोमेन के अंदर जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वो होंगी रेंज। ये एक अलग तरह का एक एक्सप्रेशन है। जैसे कि मान लो आपने कुछ इनपुट दिए, तो जो सब इनपुट वैल्यूज़ आप दे रहे हो वो सब इनपुट वैल्यूज़ कहाँ से उठा रहे हो, डोमेन में से, यानी x की सारी वैल्यूज़ उनको किसी एक्सप्रेशन में पास कर रहे हो। वो एक्सप्रेशन क्या होगा, एक फंक्शन। और जब उस एक्सप्रेशन में पास की वो सारी वैल्यूज़ तो कुछ नई आउटपुट वैल्यूज़ आ रही हैं। वो आउटपुट वैल्यूज़ कहाँ से हो सकती हैं, कोडोमेन में से। और जो सारी आउटपुट वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी, सारी y की वैल्यूज़ यानी सारी रेंज यानी सारा f ऑफ x। क्या आपको ये दोनों बातें समझ आ रही हैं? या रादर तीन बातें, डोमेन, फंक्शन, कोडोमेन और रेंज, ये चारों चीज़ें। चलिए तो वो क्या कह रहा है वो समझते हैं क्लास। वो बड़ी बेसिक सी बात आपसे कह रहा है। वो कह रहा है f फ्रॉम x टू y, तो x आपका डोमेन, y आपका कोडोमेन और f हमारा फंक्शन है ना। और f ऑफ x क्या होगा, ऑब्वियसली रेंज इज अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट x इन x हैज अ यूनिक इमेज f ऑफ x इन y। तो यही तो कह रहा है वो जो आपको शुरू से समझाया कि एक फंक्शन तब बनता है, या टू बी मोर स्पेसिफिक एक रिलेशन, एक फंक्शन तब बनता है जब हमारे डोमेन वाले सेट के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो। देखो उसने यही कहा कि इफ ईच एलिमेंट x इन x, जो हर एलिमेंट है जिस स्मॉल x से अगर मैं नोट करूं तो जो x सेट के अंदर एलिमेंट है उसकी एक यूनिक इमेज है, एक यूनिक इमेज f ऑफ x। उस यूनिक इमेज को क्या करें, f ऑफ x, वो है कहाँ पर, y सेट के अंदर मौजूद। मतलब हमारे डोमेन सेट के अंदर एक एलिमेंट है x, तो इसकी इमेज क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी इमेज होगी f ऑफ x। और सर ये इमेज यूनिक होनी चाहिए और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज यूनिक होनी चाहिए और हर एलिमेंट की पहली बात तो इमेज होनी चाहिए। और ये किस पे अप्लाई हो रहा है क्लास, एक फंक्शन पे, है ना।
तो क्या आपको ये बेसिक सी डेफिनेशन समझ आई कि फंक्शन का पहला कंस्ट्रेंट कि हर एलिमेंट की, डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ये बात याद रख लीजिएगा क्लास, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, इसीलिए मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात याद रह जाए कि फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, फिर वो क्या कह रहा है, f from x to y is not a function if there is an element in x which does not have an f image in y. Did you get my point? हमने यही तो पढ़ना शुरू किया था क्लास शुरुआत से कि सर अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पे ऐसा मिला जिसकी इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, उस केस में मैं कहूँगा कि सर ये फंक्शन होगा ही नहीं। मतलब एक से ज़्यादा होना तो बहुत दूर की बात है, अगर एक भी एलिमेंट डोमेन सेट में खाली रह गया जिसकी इमेज नहीं बन पाई, जिसकी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है कोई डोमेन में, तो मैं कहूँगा कि वो फंक्शन नहीं है। यही बात वो यहाँ पर कह रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, इज नॉट अ फंक्शन इफ देयर इज एन एलिमेंट एक्स विच डज नॉट हैव एन इमेज एफ इमेज इन वाई। आई होप आपको ये बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट अ फंक्शन इफ देयर इज एन एलिमेंट इन एक्स which has more than one f image in y। क्या आपको ये बात समझ आई कि हर एलिमेंट x की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए? मतलब यही बात आपको और डिटेल में समझाने के लिए एक थर्ड लाइन लिख के दे रहा है। वो कह रहा है कि सर यहाँ पे जो x में जो एलिमेंट्स हैं इनकी इमेज जो है वो यूनिक होनी चाहिए। मतलब वन टू मेनी काइंड ऑफ रिलेशन नहीं होना चाहिए। वन टू मेनी मतलब आप एक और आपकी मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स, वो अलाउड नहीं है। आपको ये बात समझ आई ना? मतलब अलाउड क्या है साहब? अलाउड ये कि मल्टीपल लड़कों की एक गर्लफ्रेंड चल रही है इसमें, पर एक लड़के की मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स अलाउड नहीं है। क्या आपको ये सिंपल सा बेसिक एनालॉजी समझ आया? आई होप इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वापस पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट बड़ा सिंपल सा था स्टूडेंट्स कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्स के अंदर अगर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, मतलब मैं इसे कहूँ बॉयज़ और इसे कहूँ गर्ल्स, तो सिंगल बॉय कैन नॉट हैव मल्टीपल गर्ल्स, बट येस मल्टीपल बॉयज़ कैन हैव सिंगल गर्ल। मतलब बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सा इलस्ट्रेशन है। आप बस इसे ऐसे याद रखिए कि x के अंदर हर वैल्यू यूनिकली ही डिफाइंड होगी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सर ये जो वैल्यू है कि यहाँ पर भी मैप हो गई, मतलब इस वैल्यू की ये भी एक इमेज है और ये भी एक इमेज है। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ये फंक्शन की डेफिनेशन का वायलेशन है। इस केस में फिर आपने इसको फंक्शन नहीं रहने दिया, फिर ये रिलेशन ही है बस, क्योंकि रिलेशन में कुछ भी हो सकता है, बट अगर ये फंक्शन है तो फिर आपको कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली फॉलो करनी ही होंगी। चलिए वापस आते हैं काम की बात पे, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आई होप ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हैं और ऐसे एग्जाम्पल्स देते रहेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा आई बिलीव। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ एग्जाम्पल में वो क्या कर रहा है, ग्राफिकली इफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ। ये क्या कहने जा रहा है? ग्राफिकली एक लाइन पैरेलल ग्राफ कुछ कह रहा है। अगर आपने डीपीपी पार्ट 2 जो हमने बनाया प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस का, अगर उसका सोल्यूशन देखा है तो वहाँ ये बात मैंने इनडायरेक्टली की है। चलिए हम इसको और डिटेल में समझते हैं स्टूडेंट्स, और पहले इस लाइन को समझते हैं फिर इस लाइन पे वापस आएंगे। इसका ये मतलब है कि मान लो एक फंक्शन है। अब फंक्शन कैसा होता है सर? फंक्शन तो पता नहीं कैसा भी होता है, लेकिन फंक्शन के ग्राफ भी होते होंगे, क्योंकि आप x की अलग अलग वैल्यू डालोगे तो y की अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो अगर मैं x की सारी वैल्यूज़ को x एक्सिस और जो y की अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है उनको y एक्सिस पे अगर मैं रखना शुरू कर दूं तो मैं एक ग्राफ प्लॉट कर पाऊंगा। मतलब वो जो भी पॉइंट्स बनेंगे उन पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करें तो पॉइंट्स कुछ एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। आई होप आपको ये ग्राफ दिख रहा है। सिमिलरली मान लो मैं एक और ग्राफ बना लेता हूँ, मैं इस फंक्शन का एक और ग्राफ बना लेता हूँ। कैसा ग्राफ बना लेता हूँ क्लास? मान लो मुझे कुछ एक्सप्रेशन दिया गया, उसमें सारी एक्स की वैल्यूज़ हैं, सारी वाई की वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर ये जो ग्राफ बना है कुछ ऐसा बना। अब प्रॉब्लम ये है सर कि क्या पता करना है कि क्या ये एक फंक्शन है, क्या ये एक रिलेशन है। रिलेशन तो ऑब्वियसली होगा, किसी भी चीज़ के किसी भी तरह के एसोसिएशन को हम रिलेशन कहते हैं, बट क्या सर ये एक फंक्शन भी है? ये पता करने का बड़ा आसान सा तरीका है। आप उस फंक्शन के या उस रिलेशन के, जो भी वो ग्राफ आपको दिया जा रहा है, जिस बारे में पूछा जा रहा है कि पता करो ये रिलेशन है या फंक्शन, मतलब फंक्शन है या नहीं, टू बी मोर स्पेसिफिक। अगर पता करना है कि वो जो ग्राफ आपको दिया गया है वो फंक्शन है या नहीं, बड़ा आसान सा तरीका है, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं समझाऊंगा, बट क्या करिए, कहीं ना कहीं भी ड्रॉ करिए जहाँ पे भी आपको उसके एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, यानी अगर आप उस ग्राफ के ऊपर कहीं भी ऐसी एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं जो डेफिनेटली उस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर पा रही है, तो आप बिना सोचे समझे कह देना कि सर ये जो एक्सप्रेशन आपने दिया है, ये जो ग्राफ आपने बनाया है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ समझते हैं क्लास, चलिए देखें। पहले तो मैं ढूंढता हूँ क्या यहाँ पे अगर मैं वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ, अगर मैं वाई एक्सिस के पैरेलल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या वो इस कर्व को, इस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? मेरे ख्याल से कर रही है, अगर मैं थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखूँ। मतलब और भी बहुत सारी जगह हो सकती है, बट अगर आप एक भी ऐसी जगह ढूंढ लाए तो डेफिनेटली कह देना कि ये ग्राफ जो है, ये जो एक्सप्रेशन है या ये जो कर्व है वो किसी फंक्शन का कर्व नहीं है। ऐसा क्यों, समझो क्लास। देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ये आपकी कोई वैल्यू है ना, मान लो जैसे -2 होगा, -1 होगा, कुछ ना कुछ होगा, वहां पे y की ये वैल्यू आपको मिल रही है क्योंकि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट x और y का इंटरसेक्शन है। सिमिलरली ये वही पॉइंट है और यहाँ पर भी तो आपको इस ग्राफ की वैल्यू मिल रही है। मतलब अगर ये एक वैल्यू है x की, लेट्स कॉल इट x1, तो आपको यहाँ पर एक मिल रहा है f of x1, समझ आ रहा है, और यहाँ भी सर आपको मिल रहा है f of x1। आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है, लेकिन f of x1 सेम नहीं है। ये f of x1 अलग है, y एक्सिस पे कहीं और है, और ये f of x अलग है जो y एक्सिस पे कहीं और है। तो वायलेशन हुआ ना। वायलेशन क्यों हुआ? क्योंकि हमने पढ़ा था कि सर हर x की एक यूनिक इमेज होती है, और अगर आप कह रहे थे कि ये फंक्शन है तो इस फंक्शन में आपको x की यूनिक इमेज कहाँ मिल रही है? यहाँ पे तो मुझे x की एक इमेज ये मिल रही है और एक इमेज ये मिल रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x की मुझे एक इमेज नहीं, मुझे 2 इमेज मिली। और ये कैसे पता चला? मैंने y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। जैसे मान लो ये था एक x2, अब इस x2 पे एक इमेज तो ये मिल रही है और एक इमेज ये मिल रही है। तो डू यू रियलाइज अगेन, मुझे ऑब्वियसली मेरा एक ही लाइन से काम हो गया था। मतलब मेरा बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कहने का कि कभी भी वाई एक्सिस के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें, यानी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, और वो उस कर्व को कहीं पर भी ऐसा कुछ मिल जाए कि वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो कह देना कि वो फंक्शन या वो एक्सप्रेशन फंक्शन है ही नहीं। वो जो आपने कर्व बनाया है वो किसी फंक्शन का कर्व नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो 1 to many बन रहा है। 1 to many मतलब एक वैल्यू मल्टीपल वैल्यूज जनरेट कर रही है y की, और हमने यही तो पढ़ा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए सर। x की वैल्यूज़ के लिए y की यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो डिड यू गेट माई पॉइंट कि जब भी ऐसा कुछ हो तो हम कहेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो फंक्शन नहीं है। क्या आपको ये बात याद रहेगी? चलो जल्दी से इस वाले स्लाइड पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या ये एक फंक्शन का ग्राफ हो सकता है। मेरे ख्याल से हो सकता है, क्योंकि सोचो मैं कहीं भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वो लाइन सर डेफिनेटली इसको एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वो मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो इसको यहाँ पे एक ही बार किया, इसे यहाँ पे एक ही बार किया, इसने भी एक ही बार किया, ये यहीं पर कर रही है और यहीं पर कर रही है। तो जब ऐसा हो कि कहीं पर भी पूरे ग्राफ में आप कहीं पर भी ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं जो एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप कहेंगे कि ये जो कर्व है ये डेफिनेटली एक फंक्शन है, ये जो ग्राफ है ये एक फंक्शन है। तो आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ से, किसी भी रिलेशन के ग्राफ से या किसी भी कर्व के ग्राफ से अगर आपको ये चेक करना है कि क्या वो कर्व एक फंक्शन है, तो आप चेक करेंगे y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके, और अगर वो पैरेलल लाइन अगर उसे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट गलत वर्ड है, एवरीवेयर, तो हम कहेंगे वो एक फंक्शन है। वरना कहीं पर भी एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ पर एक से ज़्यादा बार वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उस कर्व को, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन की डेफिनेशन का वायलेशन है। यही बात वो वहाँ पर कहना चाह रहा था। अगर आप ध्यान से देखें, देखो वो क्या कह रहा है, मैं फिर से दिखाता हूँ तुम लोगों को। वो कह रहा है ग्राफिकली, मतलब अगर हम एक फंक्शन को या एक ग्राफ को ग्राफिकली देखें, अगर उसको ग्राफिकली हम समझने की कोशिश करें तो उसका क्या मतलब होता है। वो कह रहा है ग्राफिकली इफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, यानी एक वर्टिकल लाइन बनाएं, और अगर वो कर्व को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर ड्रॉ करती है, कहीं भी रैंडमली एनीवेयर, एवरीवेयर रादर आई वुड से, नॉट एनीवेयर एवरीवेयर, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन है। वरना वो फंक्शन नहीं होगा, वो एक स्टैंडर्ड सा रिलेशन है, बट इट कैन नॉट बी अ फंक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं कुछ और रैंडम से 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको ये बात बहुत क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं कि आपको बस ग्राफ दे दिए चारों ऑप्शन में और पूछा जा रहा है कि इनमें से बताओ कौन सा ग्राफ एक फंक्शन है। तो 3 ग्राफ डेफिनेटली ऐसे होंगे जो 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे, और एक कर्व में आप ऐसा नहीं कर पाओगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, स्टूडेंट सोच के देखो, मैं एक कर्व बनाता हूँ, लेट्स से ये हमारा एक कर्व है ना, आपका एक कर्व ये है, राइट। मैं एक और कर्व बनाता हूँ, मान लो एक कर्व कुछ ऐसा है, राइट, है ना। हम एक और कर्व बनाते हैं, मान लो एक थर्ड कर्व जो मैं नेक्स्ट साइड पे बना दे रहा हूँ, मान लो ये कर्व कुछ ऐसा सा है, राइट। मैं एक और कर्व बना दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पर, जो कि कर्व कुछ ऐसा सा है। जैसे मान लो ये कर्व कुछ ऐसा गया और फिर ऐसा गया, राइट। अब ध्यान से देखो, इन चारों इमेज में से आपको क्या लग रहा है,
कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा कर्व एक फंक्शन है। अगर मैं थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज भी लगाऊं तो मुझे सिंपल सा दिख रहा है सर कि मैं यहाँ पे कहीं भी ड्रॉ करूँ तो मुझे x की किसी एक पॉइंट पे y की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, मतलब ये डेफिनेटली एक फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्या ये एक फंक्शन हो सकता है? ज़रा ध्यान से देखो, मैं y एक्सिस के पैरेलल कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और जैसे ही मैंने ड्रॉ की मुझे सर फिर से ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, और जैसे ही 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले आई विल से दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। आई होप यहाँ तक आपको बहुत इजीली समझ आ रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे देखूँ तो एक सर्कल है और इस सर्कल में भी कहीं भी अगर आप ड्रॉ करें तो इस x की वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, मतलब ऑब्वियसली एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। बट अगर आप इस कर्व को देखें तो इस कर्व में आप कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए, आप कहीं भी y एक्सिस के पैरेलल एक कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, मतलब यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, कहीं भी कर लो सर, ये कर्व कहीं भी एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, और अगर सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट हो रहा है तो हम इस कर्व को कहेंगे कि ये जो कर्व है ये डेफिनेटली एक फंक्शन है। कुछ भी होगा, जो भी इसकी डेफिनेशन होगी हमें नहीं पता, बट ये जो है ये एक फंक्शन है। क्या आपको ये क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन और ये अप्रोच समझ आई कि इस लाइन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? ये जो लाइन वहाँ लिखी गई है आपके लिए, दैट ग्राफिकली अगर एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस और वो एक ही जगह काट रही है कहीं भी ओवरऑल पूरे कर्व में हर जगह, तो हम कहेंगे कि वो जो है हमारा f ऑफ x वो एक फंक्शन है x में जो जनरेट करता है y को। चलिए, अगर यहाँ तक समझ आए तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आई होप ये सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और सेंस डेवलप करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई किया जा सकता है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं चाह रहा हूँ कि तुमसे डिस्कस करूँ। तो सोच के देखो क्लास, कुछ बातें मैं तुमसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मान लो जैसे कि मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, ऐसा कुछ दिया हुआ है, मान लो x + 1/x। बताओ अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, मतलब मैं ऐसा इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जनरली इस एक्सप्रेशन पर कुछ क्वेश्चंस IIT मेंस और एडवांस पूछता है, मतलब x + 1/x के स्क्वायर पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस। तो मैं x + 1/x का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कैसे वो होती हैं, उस पर बात करना चाह रहा हूँ। आई होप आपको a + b का होल स्क्वायर पता है, वही बात मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूँ। तो अगर a + b का होल स्क्वायर मैंने किया तो ये हो रहा है x + 1/x का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा क्लास? x² + 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, सो दैट्स 2 × x × 1/x। तो आपको दिख रहा है x से x कैंसिल, क्या आपको दिख रहा है x से x कैंसिल? तो मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट? सिर्फ 2। ये बात कहने का एक मोटिव था, ये बात कहने का आपसे एक रीज़न था, मतलब ये चीज़ जो मैंने डिस्कस की इसको कहने के पीछे एक रीज़न था। मतलब आप हमेशा याद रखिएगा, अगर ये x और 1/x मतलब x और x के रेसिप्रोकल का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी आपको दिखेंगी। अगर चीज़ें ऐसी दिख रही हैं तो अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जो आपको हिंट दी उस बेसिस पे इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स। आई होप मैंने जो आपको हिंट बताई उससे आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और ट्राई किया। अगर नहीं समझ आया तो हम साथ में सोल्यूशन देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्लास, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं ये जो x + 1/x हमारे सामने लिखा हुआ है, मैं काम करता हूँ क्लास, ये जो x + 1/x लिखा हुआ है इसे थोड़ी देर के लिए आई कॉल k, मैं इसको थोड़ी देर के लिए k बोल दे रहा हूँ। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, जैसे मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आई होप यू रिमेंबर, अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा k का स्क्वायर। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जब आप लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1/x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x × 1/x, तो x से x कैंसिल, तो ये कुछ बचेगा। और इस तरफ क्या बच रहा है क्लास? इस तरफ बच रहा है k²। मैं काम करता हूँ छोटा सा, मैं 2 को उधर लेके जाता हूँ स्टूडेंट्स, तो जैसे ही मैं 2 को उधर लेके जाऊँगा तो यहाँ से 2 उठ जाएगा और वो 2 इस तरफ कुछ ऐसा आ जाएगा। हम एक और काम करते हैं क्लास, क्योंकि मुझे x⁴ और 1/x⁴ से डील करना है तो मैं एक छोटा सा चेंज लेकर आ रहा हूँ। छोटा सा चेंज क्या लेकर आ रहा हूँ क्लास? मैं वापस इसे स्क्वायर कर दे रहा हूँ। क्या आपको समझ आ रहा है मैं फिर से स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे x⁴ और x⁴ से डील करना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर किया और मैं राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर कर दे रहा हूँ। और अगर ऐसा कुछ किया तो अब देखते हैं क्या होगा। x² + 1/x का स्क्वायर क्या होता है देखते हैं जल्दी से। x² + 1/x का स्क्वायर, तो x² का स्क्वायर x⁴, 1/x² का स्क्वायर दैट विल बी 1/x⁴।
अब 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से 1 बाई एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास फिर क्या बचा है स्टूडेंट्स 2। लेकिन राइट हैंड साइड क्या बच रहा है वो समझते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अब अगर आप के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर का स्क्वायर विल बी के टू द पावर 4, 2 का स्क्वायर विल बी 4 और माइनस 2 इंटू के स्क्वायर इंटू 2। आपको बात समझ आई? अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, so 2 into k square into 2, that's 4k square but with a negative sign, so ये हो जाएगा minus 4k square। आई होप यहाँ तक कुछ भी कन्फ्यूजन आपको नहीं है और चीज़ें इजीली समझ आ रही हैं। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी चीज़ करना चाहूँ तो छोटी सी चीज़ मुझे समझ आ रही है कि सर इस 2 को उठा के उधर ले जा सकते हैं, तो मैं फाइनली कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा लिखने वाला हूँ। अब वो क्या है क्लास, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस तरफ मुझे जो दिख रहा है वो क्या है क्लास, मुझे दिख रहा है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, और उस तरफ क्या दिख रहा है वो देखते हैं। ये दिख रहा है मुझे k टू द पावर 4, ये मुझे दिख रहा है k टू द पावर 4, ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स माइनस 4k स्क्वायर, और अगर ये 2 इधर गया तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, दैट्स प्लस 2। अब एक बात समझो क्लास, ज़रा सोच के देखो, ये क्या है x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, ये क्या था स्टूडेंट्स x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 था f ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। डू यू रिमेंबर दिस? मैं कहना चाह रहा हूँ क्लास कि ये जो था क्या भाई x टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स टू द पावर 4, ये जो एक्सप्रेशन था ये था f ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। तो मैं इस एक्सप्रेशन को इससे रिप्लेस कर रहा हूँ, और उस तरफ तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इस तरफ हमारे पास है k टू द पावर 4 माइनस 4k स्क्वायर प्लस 2। मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात तुम्हें कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो ज़रा ध्यान से, हमने शुरुआत में क्या माना था, हमने शुरुआत में माना था कि सर x प्लस 1 बाई एक्स को लेट्स से हम k कह देते हैं। अरे तो मैंने किया था, मैंने क्या किया था, x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स को हमने k से डिनोट किया था। तो जैसे ही मैं x प्लस 1 बाई एक्स को k से डिनोट करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जैसे ही मैं x प्लस 1 बाई एक्स को k से डिनोट करता हूँ तो मुझे कुछ अमेजिंग सा दिख रहा है। इस x प्लस 1 बाई एक्स को इसे मैं k से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है जो लिखा हुआ था f ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, वो x प्लस 1 बाई एक्स को जैसे ही रिप्लेस किया तो ये बन गया k। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है f ऑफ k इज इक्वल टू क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू k टू द पावर 4 माइनस 4k स्क्वायर प्लस 2। मतलब मुझे क्या दिख रहा है क्लास, मुझे दिख रहा है k टू द पावर 4 माइनस 4k स्क्वायर प्लस 2। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूँ, x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स ये जो था ये तो हमारा k था, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है क्लास, f ऑफ k, और f ऑफ k क्या आ रहा है k टू द पावर 4 माइनस 4k स्क्वायर प्लस 2। मतलब जो चीज़ मुझे बहुत ही अजीब तरीके से दी गई थी कि f ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स जो कि होता है x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, उसे मैंने सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा लिख लिया। कैसा लिख लिया सर कि f ऑफ k जो होता है वो k टू द पावर 4 माइनस 4k स्क्वायर प्लस 2। मतलब अभी हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन कैसा है क्लास कि आपका फंक्शन k से डिफाइंड है, जो जनरली x हुआ करता था उसको k ले लिया। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है k तो आप x लिख दो, मतलब सारे k को आप x से, सारे k को -2 से, सारे k को 3 से, सारे k को किसी भी वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वैल्यूज आती चली जाएंगी। तो अगर आपको अभी k में ही समझना है तो आपने k अप्लाई किया, तो k पे आप जैसे ही ये फंक्शन अप्लाई करोगे तो आपको f ऑफ k मिलेगा। ये कुछ ऐसा सा फंक्शन है। हालांकि हमसे क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, हमसे पूछा जा रहा है कि सर वैल्यू निकालो f5 की, तो क्या आप f5 की वैल्यू निकाल सकते हैं? बड़े ध्यान से सुनिए क्लास, मुझे f ऑफ k पता है, तो सुनो ध्यान से, अगर मुझे f ऑफ 5 पता करना होगा तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मुझे f ऑफ k पता है तो f ऑफ 5 क्या होगा, f ऑफ 5 के लिए मुझे k को 5 से रिप्लेस करना होगा, और जैसे ही k को 5 से रिप्लेस करना हुआ तो ये k और ये k भी 5 से रिप्लेस होंगे। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है क्लास, 5 टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 5 टू द पावर 2। बाय द वे डॉट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, मतलब मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन को डॉट से भी डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, प्लस 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 625। तो ये जो बनने वाला है ये बनेगा 625 माइनस 5 का स्क्वायर ऑब्वियसली कितना 25, 25 इंटू 4 100, तो ये बनने वाला है 100, और आखिर में आप क्या ऐड करेंगे प्लस 2। ज़रा सोच के देखो, 625 में से अगर 100 सब्ट्रैक्ट किया तो 525, 525 में 2 ऐड किया तो 527। तो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि इसकी जो वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स, f ऑफ 5 की, वो कितनी आ रही है भाई, दैट टर्न्स आउट टू बी 527। बट वो कैसे आई भाई, वो कैसे आई, बड़ा ही ट्रिकी सा कुछ मामला था। ट्रिकी सा मामला बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस हमने एक नई चीज़ सोची कि हम हमेशा इस तरह का कंसेप्ट अप्लाई करने का सोचेंगे। किस तरह का क्लास, कि अगर मुझे x प्लस 1 बाई एक्स जैसा कुछ दिखे
तो शायद बात ऐसी कुछ बन रही हो कि उसका स्क्वायर करने से चीज़ें बन जाएं। तो मैं जब इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करने से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने इसको एक वेरिएबल मान के इसका स्क्वायर किया था, और जैसे इसका स्क्वायर किया था तो वह x से 1/x कैंसिल हो गया था 2ab वाले पार्ट में, a² + b² + 2ab में। लेकिन मुझे x⁴ अपॉन 1 + x⁴ चाहिए था, तो मैंने इसको एक बार और स्क्वायर किया था फाइनली। आई होप यू रियलाइज हमने क्या किया था, ऐसा कुछ किया था और फिर इसको एक बार और स्क्वायर किया था उस 2 को उधर शिफ्ट करके, तब जाकर हमारा क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हुआ था। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हुई थी और फाइनली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं। चलिए, क्या आपको ये समझ आया कि f(5) की वैल्यू 527 कैसे आई क्लास? हमने क्या किया, हमने f(k) निकाल लिया। तो अगर मैं f(k) डिफाइन कर सकता हूँ तो घबराना मत, आपको जैसे f(x) की आदत हो तो आप k को x से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये कैसा दिखेगा क्लास? उस केस में ये दिखेगा f(x) = हो जाएगा x⁴ माइनस 4x² + 2। तो ये और ये एक ही बात है, बस आपने वेरिएबल लिखने का तरीका बदल दिया। अभी तक जो आप इनपुट x दे रहे थे वो अभी आपने इस बार k दे दिया था, बस, और कोई चेंज नहीं है। तो ऐसा किया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो फंक्शन x से y में डिफाइन होता था वो अभी k से f(k) में डिफाइन था, और कोई चेंज आपने इस क्वेश्चन में नहीं किया। चलिए, अगर यहाँ तक समझ आया तो थोड़ी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और देखेंगे। जैसे अब हम कुछ स्पेशल कैटेगरी के फंक्शंस पढ़ना शुरू करेंगे क्लास। हम एक नई नई अलग अलग कैटेगरीज के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं फाइनली हमारे पहले एक स्पेशल एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से, जिसका थोड़ा सा ग्लिम्स मैं आपको लास्ट के प्रॉपर्टीज़ एंड ऑपरेशंस वाले लेक्चर में दे चुका हूँ। क्या आपको याद आ रहा है कुछ? जल्दी से देखो, क्या आपको याद आ रहा है हमने ऐसा कुछ पढ़ा है? हालांकि आज हम थोड़ा सा उसका ग्राफ, उसकी डोमेन और उसकी रेंज भी देख रहे होंगे। तो हम क्या बात करने वाले हैं क्लास? हम अभी पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की बात करने वाले हैं। जल्दी से समझते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता क्या है। क्या आपको याद आ रहा है कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की बात की थी कि सर अगर आपको एक फंक्शन दे दिया जाए, अब तब मैं कह रहा था एक नॉर्मल एक्सप्रेशन, और मेरे पास लिबर्टी है कहने की फंक्शन, तब मेरे मुंह से अक्सर आपने सुना होगा फंक्शन निकल जा रहा था, क्योंकि वो मेरी हैबिट है, मतलब पार्ट ऑफ माई हैबिट, वो आपकी भी बन जाएगी। मतलब मैं तब बार बार मेरे मुंह से फंक्शन निकल जा रहा था, फिर मैं उसे ठीक करके एक्सप्रेशन बोल रहा था। तो वो मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि सारी चीज़ें फंक्शन में कन्वर्ट होती हैं, सब फंक्शन में तब्दील हो जाती हैं, और अब इन्हें फंक्शंस की तरह ही ट्रीट करेंगे। मतलब x², x³, पॉलिनोमियल सारे फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अभी बस हम यही शुरू करने वाले हैं, और चिंता मत करना, हर चीज़ बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो शुरुआत करते हैं क्लास। फाइनली पहला पार्ट, ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट फंक्शन। तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है क्लास? हम उसे डिनोट करते हैं मॉड ऑफ x से। अब मॉड ऑफ x की डेफिनेशन या फंक्शनैलिटी हमको पता है, ये कैसे बिहेव करता है। आप इसको इनपुट दीजिए, ये हमेशा आपका आउटपुट पॉजिटिव करके देगा। आई होप आपको राहुल गांधी की याद नहीं आ रही है, जो कहते हैं कि आप आलू डालिए तो वो फाइनली सोने के सिक्के निकलेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। मतलब इट्स लाइक इनपुट दीजिए और वो आउटपुट देगा। इनपुट और आउटपुट यहाँ पे क्या है क्लास? इनपुट और आउटपुट का यहाँ पर मतलब है कि आप x में कुछ वैल्यूज इंसर्ट करिए, तो फाइनली क्या होगा, जो भी आप वैल्यू दोगे, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल नंबर, जो भी, कोई भी रियल नंबर दे दो, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और वो जीरो है तो जीरो ही रहेगा। दैट्स ऑल अबाउट द एब्सोल्यूट फंक्शन। बट ये तो कहने वाली बात हुई, इसको मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करोगे? साइंस और मैथ्स आर ऑल अबाउट डिफाइनिंग थिंग्स प्रॉपर्ली, उनको प्रॉपर परिभाषाएं देनी होती हैं। तो मैं इसे मैथमेटिकली लिखूंगा कैसे? मतलब मुझे किसी को समझाना है कि देखो ये लिखा हुआ है, ये पढ़ लो, तो वो कैसे समझेगा? मैं ये परिभाषाएं लिख तो नहीं सकता हूँ ना, तो मुझे उसको एक एक्सप्रेशन में तब्दील करना होगा। तो वो एक्सप्रेशन क्या होगा मैथमेटिकली, हम उस काम पे काम करने वाले हैं। तो वो कहता है, ध्यान से सुनिए, कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स लिखा जाता है कि सर इसके अंदर ये जो एक्स है ये x ही रहता अगर x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता। आपको मेरी बात समझ आई? अगर यहाँ लिखा हुआ है +2 तो वो +2 ही रहेगा, अगर यहाँ लिखा हुआ है +3.5 तो +3.5 ही रहेगा। ऐसा क्यों रह रहा है? क्योंकि +2 या +3.5 0 से बड़े हैं। आपको बात समझ आई? लेकिन सर मॉड ऑफ x माइनस x बन जाएगा। सर मॉड के अंदर की चीज़ नेगेटिव कैसे हो सकती है? आप क्या बात कर रहे हो? आप कुछ भी लिख रहे हो सर? नहीं, आप ध्यान से सुनिए, मैं क्या लिख रहा हूं कि सर मॉड ऑफ x माइनस x हो जाएगा अगर x नेगेटिव है। तो आपने सुना ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर x नेगेटिव है, ये x पूरा, मतलब मान लो अगर आपके पास लिखा हुआ है -2.7 और इसका आप मॉड लेंगे तो पूरा x क्या है क्लास? ये पूरा x है, राइट, और x क्या है? -2.7, जो कि 0 से छोटा है। तो -x क्या होगा? माइनस ऑफ -2.7 यानी +2.7। तो देखो उस नेगेटिव ने उसको पॉजिटिव कर दिया। तो मैथमेटिकली वो लग सकता है आपको कि सर आप तो नेगेटिव लिख रहे हो, पर वो रियलिटी में नेगेटिव नहीं है, वो तो पॉजिटिव है। क्या आपको ये बात समझ आई? बात बड़ी आसान सी है स्टूडेंट्स, कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के थ्रू पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और डेफिनेशन बड़ी आसान सी है कि सर अगर वो पॉजिटिव है तो वैसा का वैसे ही रहने दो, और अगर वो नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो फाइनली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। और अगर ये प्रॉपर्टी, ये फंक्शन समझ आया तो इस फंक्शन को थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लोर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तुम खुद सोचो क्लास, इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट अगर मैं करने चला तो मुझे क्या मिलेगा क्लास, ये फंक्शन 0 पे 0 होगा सर, 1 पे 1 होगा, 2 पे ये 2 होगा, 1.5 पे 1.5 होगा, 3 पे ये 3 होगा। एंड सिमिलरली अगर मैं एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पे आऊँ तो जैसे अगर मैं -1 देखो तो -1 भी क्या होता है क्लास, +1। अगर मैं -2 देखूँ तो वो क्या होता है, +2। अगर मैं -3 भी देख रहा हूँ तो क्या होता है, +3। यानी ये चीज़ें हमेशा y एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर ही रहेंगी। मतलब x एक्सिस पे आप -∞ से +∞ तक सब कुछ रख पाओगे। मतलब आप कुछ भी देख सकते हो, -3 रख दोगे, -2 रख दोगे, -1.5 रख दोगे, 0 रख दोगे, 1, 1.5, 2.7 सब कुछ रख लोगे, आप सारी वैल्यूज़ रख लोगे। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं। लेकिन सबका मॉड, इन सब का मॉड हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये मॉड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही तो रिटर्न करता है। मतलब मॉड के कारण ये ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्सिस के नीचे होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर यानी वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर ही रहेगा। क्या आपको इसका ग्राफ समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? और अगर आप इसका ग्राफ समझ पा रहे हैं तो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ आपको दिखाना या सिखाना चाह रहा हूँ कि इसके ग्राफ के थ्रू मैं इसकी डोमेन और इसकी को डोमेन और इसकी रेंज को डिफाइन कर सकता हूँ। वेल, को डोमेन फंक्शंस के क्वेश्चंस में खुद डिफाइन किए जाएंगे। हमारा कंसर्न होगा कि हम फंक्शन की डोमेन और रेंज डिफाइन करें। ऑल्दो डोमेन और रेंज पे आई टेक अ सेपरेट सेशन, बट फिलहाल के लिए अगर मैं एक मोटा मोटा आइडिया दूं, अगेन मैं बहुत डिटेल में भी फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ डोमेन और रेंज क्या होते हैं। हालांकि हमने एक ब्रीफ सा आइडिया लिया है। डोमेन मतलब एक्स की सारी वैल्यूज जो उस फंक्शन में फीड की जा रही हैं, और रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यूज फीड करने पर जो आउटपुट आ रहा है एफ ऑफ एक्स, वो सारी वाई की वैल्यूज को हम कहते हैं रेंज। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सर एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज के लिए, एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज़ के लिए इस फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है वो सारी वैल्यूज़ डोमेन होती हैं, और y एक्सिस पे जितनी भी y की वैल्यूज़ के लिए इस फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है वो सारी वैल्यूज़ रेंज होती हैं। सर ये क्या बोला आपने, मैं समझाता हूँ। देखो बड़ी आसान सी बात थी स्टूडेंट्स, आपने बस ध्यान से सुना नहीं, आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए। तो मान लो मैं एक्स एक्सिस पे देख रहा हूँ, इसका ग्राफ -∞ से +∞ के बीच में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो मैंने -∞ से चलना शुरू किया, तो -∞ से चलना शुरू किया तो मुझे ग्राफ मिल रहा है। मैं चलता आ रहा हूँ 0 तक, तो मुझे ग्राफ मिलता चला गया। फिर मैंने 0 से आगे बढ़ना शुरू किया तो भी मुझे ग्राफ दिख रहा है। फिर 0 से और आगे ∞ तक गया तो भी मुझे ग्राफ दिखा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर इस फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस पे -∞ से +∞ तक दिख रहा है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर इस फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस पे -∞ से ∞ तक दिख रहा है तो ये जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, इसकी डोमेन में कहूँगा स्टूडेंट्स, इसकी डोमेन क्या होगी भाई, इसकी डोमेन होगी सारे रियल नंबर्स। ये रेंज वाला आर नहीं है, सारे रियल नंबर्स हैं। मतलब इसको आप ऐसे भी कह सकते थे, कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट्स, -∞ से ∞ तक। मतलब एक्स की आप कोई भी वैल्यूज रख सकते हो सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप x कुछ भी ट्राई करो, आंसर आएगा। मतलब आप रखो 2.5, -2.5, √3, 5/2, 7/8, -7.5, -11, कुछ भी रखो सर, हर चीज़ का एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन निकाला जा सकता है क्योंकि ग्राफ पूरे एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है। पर क्या यही बात रेंज के लिए भी ट्रू है? क्या रेंज भी हमेशा यही होने वाली है, -∞ से ∞? क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या रेंज भी -∞ से ∞ तक ही होगी? क्या आप ग्राफ देख के ये चीज़ पता कर सकते हो स्टूडेंट्स? आई होप बड़ी आसान सी बात है। अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो मैं बड़ी ईजिली क्रैक कर सकता हूँ कि रेंज शायद अलग होगी। रेंज क्या होगी क्लास? अगर मैं रेंज निकालने जा रहा हूँ तो रेंज क्या होगी भाई? रेंज अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूं तो रेंज मुझे जो दिखेगी वो ये कि मैं अब देखूंगा y एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैंने y एक्सिस पे -∞ से +∞ तक रीड करना शुरू किया तो सर मैं -∞ से चलता चला आ रहा हूं, लेकिन मुझे 0 तक कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब देखो आप यहाँ पे चलो, आप यहाँ पे मुझे कोई भी ग्राफ ना इधर दिख रहा है ना इधर दिख रहा है। मतलब -∞ से 0 तक तो कोई ग्राफ है ही नहीं। लेकिन सर अगर मैं 0 पे देखता हूँ तो हाँ, मुझे 0 पर एक ग्राफ मिलना शुरू हो जाता है। मतलब 0 पे मुझे ग्राफ दिखता है, 0 के बाद मैं +1, +2, +3 ऐसे चलते जा रहा हूँ तो +∞ तक मुझे इसका ग्राफ दिखा। क्या आपको दिख रहा है? 0 से ∞ तक इसका ग्राफ मुझे दिख रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि -∞ से 0 तक कोई ग्राफ इसका है ही नहीं। किसकी वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं? y की वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन सर 0 से ∞ तक इंक्लूडिंग 0 ऑब्वियसली मुझे इस फंक्शन का ग्राफ दिख रहा है। तो y की जिन सारी वैल्यूज़ के लिए इस फंक्शन का ग्राफ का वजूद है, y की वो सारी वैल्यूज़ जिनके लिए इस फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है,
वो सारी वैल्यूज़ हमारी होती हैं रेंज इस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की। तो अगर इस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की रेंज की बात करें तो मुझे ग्राफ दिखना शुरू हुआ सर 0 से, तो मैं कहूँगा 0, और कहाँ तक जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये हमारी होगी रेंज। क्या इस रेंज को लिखने का एक और तरीका हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था सर, कि सर y की जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। क्या आपको ये तरीके याद हैं? और यही सारी बातें हमने प्रॉपर्टीज़ एंड ऑपरेशंस में डिस्कस की हैं, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो ये वही सारी बातें हैं स्टूडेंट्स। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन समझ आया? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ समझ आई? जल्दी से इसे देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप रेंज और डोमेन समझने के साथ आपने दो प्रॉपर्टीज़ भी सीखी हैं, या दो या रादर ये 4 प्रॉपर्टीज़ देखी। इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से समझेंगे क्लास। ये 2 प्रॉपर्टीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी है जो हमने डिस्कस की हैं कई बार, और एक बार और जल्दी से देख लेते हैं क्लास। याद करो, हमने सीखा था कि मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ वाई का ऐसा लिखा हुआ है, मतलब 2 नंबर्स के डिवीजन का एक कंबाइंड मुझे मॉड लेना है, तो आप हमेशा इंडिविजुअल मॉड भी ले सकते हो, एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस। आई होप आपको बात समझ आ रही। पहले 2 नंबर्स को डिवाइड करो, जो भी उनका साइन है डजंट मैटर, और फिर मॉड लगा दो तो पॉजिटिव बन जाएंगे। या फिर सर पहले उन दोनों नंबर्स को पॉजिटिव बना दो फिर डिवाइड कर दो, तो एक ही बात है। तो हमेशा किसी भी नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू है। नॉट जस्ट दैट, ये प्रॉपर्टी भी कि मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई, आप हमेशा ऐसे लिख सकते हो अलग सेग्रीगेट करके, यानी आप ऐसे लिख सकते हो मॉड एक्स और मॉड वाई, यानी कि किन्हीं 2 नंबर्स का जो भी उनका साइन हो, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, कुछ भी हो, उनको पहले मल्टीप्लाई करो, फिर जो भी प्रोडक्ट आ रहा है न्यूमेरिकली वो तो वही रहेगा ना, और उसका मॉड ले लोगे तो वो न्यूमेरिकल होगा, वो नंबर होगा एक। तो अलग अलग दोनों को पॉजिटिव बना लो फिर प्रोडक्ट ले लो, तो एक ही बात है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, और ये सारी बातें हम प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सारी बातें याद है तब से। अच्छा, फिलहाल के लिए ये प्रॉपर्टीज भी हम वहीं डिस्कस कर चुके हैं। 2 जो सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो है आपके लिए ये, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, और फाइनली आपको पता होगा, तो अभी तक आज हमने जो देखा वो ये, स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि अभी तक हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को पढ़ा। तो आगे आने वाले फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके डोमेन और रेंज की बातें करेंगे, और इन फंक्शंस को लेकर हम समझेंगे कि कैसे बिहेव करते हैं, कि कैसे काम करते हैं, इनको कैसे वर्कआउट किया जाता है, हर चीज़ को, उन फंक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट, सिग्नम, और अलग तरीके के डिराइव्ड फंक्शंस पर भी हम बातें करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की, फंक्शन, और दूसरी चीज़ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की प्रॉपर्टी, उसके डोमेन और रेंज, और उससे कुछ रिलेटेड चीज़ें, और एक हमने क्वेश्चन ट्राई किया। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है, पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए, आई होप आपको ये पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये जो मॉड्यूल है, मैग्नेट ब्रेन्स का जो आपके सामने ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में आप www.magnetbrains.com पर जाकर ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप IIT JEE नीट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने IIT JEE के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के फैकल्टी और उनके सेक्शंस ओपन हो जाएंगे। जब आप मैथ सेक्शन में फॉर एग्जांपल अगर क्लिक करेंगे वॉच नाउ पर, तो मैथ सेक्शन पूरा सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपके सामने ओपन हो जाता है, जहां पर आप प्रॉपरली पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हर चैप्टर के प्रॉपर वीडियो, उनके वीडियोस, उनके एक्सप्लेनेशंस और उनके DPPs, प्रॉपर PDFs और उन DPPs के वीडियो सॉल्यूशंस, MCQ, PYQ, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। और जैसे ही इन वीडियो के सामने आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो वहीं वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जो आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियोस देख सकते हैं। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। दिस इज़ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल। इसकी हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर या मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE नीट चैनल पर। फिलहाल के लिए आप इस बात को समझिए कि अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, तो ज़रूर इन्हें लाइक करिए, सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड और हम ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको टाइमली जो भी हम नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, कुछ भी नया लॉन्च हो रहा है, कुछ भी नया हो रहा है, तो आपको पता चलता रहे। एंड ऑफ कोर्स, अगर इतनी शानदार सी चीज़ आप सोचते हैं कि लोगों तक पहुँचनी चाहिए और भी जिन्हें इनकी ज़रूरत है उन तक शेयर होनी चाहिए, या उनको भी इसकी एक्सेस होनी चाहिए, तो प्लीज़ शेयर करिए। So with that, we can call it a day. Thank you so much.